नमस्कार, वक्त बिहार प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुंगेर में पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और प्रशासन पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, जो राज्य के गृह मंत्री भी हैं, वो क्या कर रहे थे। तेजस्वी ने पूछा कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इस मामले में ट्वीट के अलावा क्या किया है। मुंगेर में जो घटना हुई, इसकी हम निंदा करें कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद एक से ज़्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। आग है, दिल दहला देने वाला है और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहाँ समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में, जो क्लिप में, कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। बिहार मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या करें थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री, जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है। और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? मुंगेर में जो नरसंहार हुआ, जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। साथियों, एक बात साफ है कि और बिहार में मतदाताओं को लुभाने के लिए नेता लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं फतुहा के 185 विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में उनके समर्थक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं सुधीर कुमार पासवान ने फतुहा के विधानसभा उम्मीदवार सतेंद्र कुमार सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। हम लोग आज जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव में हलकर घर घर जाकर अपना एनडीए का जो हम लोग का कैंडिडेट है सतेंद्र कुमार सिंह जी ने, उनके प्रचार प्रसार में हमारे एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी के नेताओं ने घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कुछ वोट मांग रहे हैं? किस चुनाव चिन्ह पर? चुनाव चिन्ह कमल छाप है, क्रम संख्या 2 पर है। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने तीनों रैलियों में महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो सियासी लोग
जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। भाइयों और बहनों, इस बार बिहार का चुनाव बहुत ही असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। कोरोना की वजह से आज पूरी दुनिया चिंता में है, मुश्किल में है। महामारी के इस कठिन समय में बिहार को स्थिर सरकार बनाए रखने की जरूरत है। विकास को, शासन को सर्वोपरि रखने वाली सरकार की जरूरत है। ये समय हवाई बातें करने वालों को नहीं, बल्कि जिनके पास अनुभव है, जो बिहार को एक गहरे अंधेरे से निकालकर यहां तक लाए हैं, उन्हें दोबारा चुनने का ये अवसर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ महामारी हो और साथ ही जंगल राज वाले राज करने आ जाएं, तो ये बिहार के लोगों पर दोहरी तरफ की मार हो जाएगी, दोहरी तरफ की। सोचिए, कोरोना से लड़ाई के लिए जो इतनी राशि खर्च की जा रही है, कोरोना से लड़ने के लिए खास तौर पर जो योजनाएं शुरू की गई हैं, आप सोच सकते हैं अगर ऐसी टोली आई तो इन पैसों का होगा क्या। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। भाइयों और बहनों, बीते 1.5 दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया है। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है, तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार
के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बड़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। और मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियां जहां एक तरफ पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय उम्मीदवार भी क्षेत्र में अपने अपने दम दिखा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने विकास के मुद्दों को उनके सामने रख रहे हैं। इसी चुनावी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने गायघाट से निर्दलीय उम्मीदवार आलोक कुमार से खास बात की। विधानसभा चुनाव की बिगुल बजते ही सभी पार्टियां और उम्मीदवार अपने अपने को क्षेत्र में जनता के बीच ला रहे हैं और अपने विकास और अपने हम अभी मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी कुमार आलोक जी के साथ हैं, जो कि समाजसेवी हैं और वैश्विक महामारी कोरोना और बाढ़ जैसी परिस्थिति में जनता के बीच रहे हैं और वो इस क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं और हम उनसे जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच उतर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप आ रहे हैं? मुद्दाएं तो बहुत सारी है। मैं कुछ कॉमन मुद्दाओं जिससे आम जनता काफ़ी प्रभावित है, मैं उन्हीं मुद्दाओं को फोकस करना चाहता हूं। जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, गायघाट विधानसभा के अंदर जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिसके कारण प्राइवेट नर्सिंग होम से लोग शोषित हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि सड़कों पर सरकार की बहुत सारी फोकस रही है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि आप पैदल खाली पांव से गांव की सड़कों पे आप चल नहीं सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो कि गांव से गांव को जोड़ने वाली, मुख्य सड़क से जोड़ने वाली, वह सड़कें बाधित है। बाढ़ के टाइम में जो सड़कें टूटी वो आज तक मरम्मत नहीं किया गया है। इसका अगर सर्वेक्षण किया जाए आप लोगों के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि यह 100% सही है। अच्छा, गायघाट जो क्षेत्र है वो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है। ऐसे में नेताजी आते हैं, जनता से वादा करते हैं और उसके बाद फिर वही नेताजी 5 साल बाद दिखाई देते हैं। वो उनका बाद में लोगों से यही टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से यही कहते हैं कि वो तो मेरा चुनावी मुद्दा था, और इस तरह से जनता से मुकरते हैं। और फिर चुनाव का टाइम आता है और वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। नहीं तो जनता ऐसा तो है कि जीतने के बाद आप भी कहीं ऐसे ही हो जाइएगा? नहीं, ये मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। और जनता ने अपना समर्थन दे करके, मैं अपने मन से नहीं, जनता के मन के द्वारा, जनता के मत के द्वारा मैं यहाँ तक अपने मन को बनाया हूँ कि मुझे अगर जनता का सहानुभूति, प्यार भरपूर मात्रा में जो मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। मैं उनकी सेवाएं, इन सारी समस्याओं से मैं उनके लिए आगे प्रयासरत रहूंगा कि उनको आगे इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। प्राइम न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से रुपेश कुमार। और पश्चिमी चंपारण के बगहा में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। वहीं राहुल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री को किसानों के मुद्दे पर उन्होंने घेरा। राहुल गांधी ने कहा, आमतौर पर दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन देश में पहली बार पंजाब में किसानों ने नरेंद्र मोदी, अंबानी और अडानी का पुतला फूंका। देश के सारे किसान पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं, यह भी राहुल गांधी ने कहा। और मधुबनी के ब्रह्मपुरा गांव में 17 वर्षीय किशोरी की मौत से आक्रोशित दर्जनों लोगों ने बाजार में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने ब्रह्मपुरा गांव में लोहिया चौक तक पैदल मार्च निकाला और फिर उसके बाद लोहिया चौक से अमृत निकाल श्रद्धांजलि अर्पित की। और आरा के
बड़हरा में आरजेडी विधायक सरोज यादव और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, जिसमें विधायक की गाड़ी का शीशा फूट गया। विधायक सरोज यादव ने बीजेपी समर्थकों पर झड़प करने का आरोप लगाया। तो चुनावी मौसम है, उस बीच कई तरह की अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं और यहां विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ का आरोप लगा है और विधायक ने कहा कि विरोधी दलों की यह शरारत है। आरजेडी विधायक और स्थानीय लोगों में झड़प भी हुई। आरा से खबर है, विधायक की गाड़ी का शीशा फूटा। तो बिहार में 3 चरणों का चुनाव है। पहले चरण का मतदान आज हुआ, दूसरे का नवंबर को होगा, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को है और नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार के बीच कई जगह से अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये बड़हरा में दबंगई किया जा रहा है। गरीब वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। बूथ संख्या 21 के वोटरों को मुसलमान को रोक दिया गया है। यही आपको बता रहे हैं। 215 पे दबंगई किया गया है। अभी राघवेंद्र प्रताप सिंह खुद वोट डाल रहे हैं। 243, 244, 243, 242 और 237 बूथ पे और 113 को पकड़ के बैठा गया है। कोई प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूर्णिया में तीसरे चरण में मतदान होगा। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए पहली बार मानव जनित मतदाता जागरूकता अभियान को डीएम राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो प्रत्येक मतदान केंद्र पर और विभिन्न जगहों पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। तो ये जागरूकता खासकर उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां पे मतदाताओं के प्रति जागरूकता में बेहद कमी है। उनको एक तरीके से जागरूक करने की प्रशासन ने तैयारी की है ताकि वो अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकें। विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इसी के आलोक में मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज ईवीएम वाहनों को रवाना किया जा रहा है, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों को ईवीएम वीवीपैट से कैसे वोटिंग की जाती है इसके बारे में जागरूक करने का ये लोग काम करेंगे। और साथ में एक प्रचार गाड़ी भी साथ में रहेगी, जो लोगों के बीच में पैम्पलेट वगैरह का भी वितरण करेगी और लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो उसका भी जवाब वो देंगे। और मुंगेर में सभी बूथों पर मतदान हुआ। इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी बूथों पर निरीक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मतदाताओं ने कोविड-19 नियमों का पालन किया। क्योंकि ये पहला चुनाव है विधानसभा का जो बिहार में कोरोना काल के बीच हो रहा है और बड़ी चुनौती भी है प्रशासन के सामने, चूंकि नियमों का भी पालन करवाना है, मतदान भी करवाना है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करने हैं। लेकिन लोगों में भी यहां पे जागरूकता दिखाई दी और लोग भी नियमों का पालन करते हुए मतदान करते हुए दिखाई दिए। तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोरोना के जो नियम है उसका पालन हो, इसको लेके पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आज दिल्ली में बीजेपी के सभी विधायक और महापौर एलजी अनिल बैजल से मिले और उन्हें दिल्ली सरकार के जरिए रोके जाने वाले फंड के बारे में जानकारी दी और दिल्ली सरकार पर एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए के बकाये की मांग की। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और बदरपुर से बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बात करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। सर, एलजी साहब से आज आप मिले, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? नहीं, हमने बता दिया उनको 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को हमारी तीनों नगर निगमों को देना है। 10,000 करोड़ रुपया जो है वो हमारा हाउस टैक्स का देना है। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी चीफ मिनिस्टर को निर्देश दें और राइटिंग में भी निर्देश दें कि ये पैसा तुरंत तीनों नगर निगमों को रिलीज़ किया जाए, जिससे कि हमारी तीनों नगर निगमें कोरोना योद्धाओं को और अपने सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को समय पर उनको वेतन दे सकें। ये बात हमने उनको कही है और इसके साथ साथ हमने उनको ये भी कहा है कि 1 महीने से हमारे तीनों मेयर्स चीफ मिनिस्टर दिल्ली से समय मांग रहे थे
उनको समय नहीं दिया गया। जब वो उनके घर के बाहर गए, उनको ज़मीन पर बैठना पड़ा, उनको अपमानित किया गया। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को ये मालूम होना चाहिए कि मेयर्स जो हैं वो दिल्ली के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रथम नागरिकों के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया है, उसमें एक महिला भी है। तो उसके लिए एलजी उनको डायरेक्शन दें कि वो पब्लिकली इन तीनों मेयर से, दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगे। ये बात हमने उनसे कही है। लेकिन सर सत्येंद्र जैन का साफ तौर पर कहना है कि कोई हमारी राशि बकाया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगे। सत्येंद्र जैन जी जो मर्जी कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं। आज उसकी पूरी जानकारी जो है, उसका ब्रेकअप, कितना कितना पैसा किस हेड से लेना है, वो आपको दी जाएगी। हाँ, तो ये तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एलजी से आज जब ये मिले तो उन्हें बताया कि कितना फंड जो है दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना है। अब इन्होंने मांग की है कि वो सारा फंड जो है दिल्ली सरकार को जो देना होता है वो एमसीडी को जल्द से जल्द मिले, वरना अगली बार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं यश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी सिविक सेंटर के बाहर दिल्ली नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और नगर निगम के सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। यह प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों के निजीकरण को लेकर किया गया, जिसको आम आदमी पार्टी एक काला कानून बता रही है। हमारे साथ सर इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं वादीपुर विधानसभा से गिरीश सोनी जी। सर, आज कर्मचारियों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कुछ मांग कर रही हैं? क्योंकि साफ तौर पर एसडीएमसी ने कह दिया कि प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। देखिए, यही मांग है कि इस तरह ना हो, क्योंकि दिल्ली की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है, जब हमारे एजेंडे में भी शामिल था कि हम ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाना नहीं चाहते, जिससे कि आपको पता है कि कितने कर्मचारी इससे बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि आप समझते हैं परमानेंट नेचर ऑफ जॉब, सफाई कर्मचारी कोई बढ़ाई का काम नहीं है कि आज वहाँ काम करने जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ये तो नेचुरल है कि ये रेगुलर रहना है, तो इसको ठेके पे ले जाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब ये है, आप ये चाहते हैं दिल्ली के अंदर बेरोजगारी पैदा हो, कंपटीशन उनके अंदर पैदा हो, लोग जो परमानेंट जो कर्मचारी हैं वो रहे ना, और लोग इधर से उधर यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना रहे। एमसीडी हर मोर्चे पर फेल रही है, सफाई होती नहीं है, कर्मचारियों की जो हाजिरी है 200 कर्मचारियों की हाजिरी लग रही है, फ्लोर पे 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये करप्शन नहीं है तो क्या है? एमसीडी के अंदर करप्शन भरा हुआ है और करप्शन कर रही है एमसीडी। एमसीडी का होल्डिंग लगाने के लिए पैसे हैं, डॉक्टर्स के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास देने के बाद। तो हम ये सड़क पर उतर के ये दिखाना चाहते हैं कि एमसीडी जो कर रही है और दिल्ली सरकार जो कर रही है उसमें फ़र्क है, और एमसीडी और दिल्ली सरकार की तुलना सारे दिल्ली कर रही है, समझ रही है, और आने वाला समय जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं उस चुनावों में उनका करारा जवाब देगी। अच्छा, एक सवाल है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे कि 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, इसकी वजह से हम कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। 13,000 को केंद्र पे कितना बकाया है उनका? आप उसको भी 12,000 करोड़ रुपये उसका भी तो बकाया है कि, तो वो क्यों नहीं केंद्र उनको वापस कर देती? पहले ये बताओ। और ये इससे पिछले साल से ज़्यादा फंड दिया है, ज़्यादा फंड दिया है इस बार। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक गिरीश सोनी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कर्मचारियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है एसडीएमसी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं यश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक तरह का कानून ला रही है जिसमें कि जितने भी एसडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। इसी को लेकर आज सिविक सेंटर के बाहर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ माहौल है। आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस कानून का विरोध कर रही है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं अगर उनका प्राइवेटाइजेशन होगा, अगर उनका निजीकरण होगा, तो कहीं ना कहीं एमसीडी में, कहीं ना कहीं दिल्ली नगर निगम में जो बेरोजगारी है वो बढ़ेगी, क्योंकि निजी हाथों में जो है कर्मचारी चला जाएगा। और इसी के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी जो है वो सिविक सेंटर के बाहर मौजूद हैं और लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के नाम के नारे लगा रही है, तमाम पोस्टर लगाए हुए हैं कि बीजेपी सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट हाथों में मत बेचो। तो इस तरह का पूरी तरीके से माहौल है और लगातार सफाई कर्मचारियों के हित के लिए आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है।
अब देखने वाली बात ये होती है कि SDMC में ये जो कानून लाया जा रहा है या ये पारित होता है या फिर इस कानून को रोक दिया जाता है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मैं यश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।